हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। ये एक्ट 1919 में पास हुआ और 1921 में इसे लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को अनाउंस किया कि इंडिया में धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि इंडियंस को गवर्नेंस में ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ज़रूरी था ये एक्ट। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियंस की पॉलिटिकल कंसियसनेस बढ़ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे लीडर्स सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियंस ने ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया, तो ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर था कि वो कुछ रिफॉर्म्स लाए इंडियंस के लिए। इसके बाद लखनऊ पैक्ट के बाद हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे, जिससे ब्रिटिश पर और प्रेशर बढ़ गया। इसी सब कारणों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पास किया। तो चलिए इस एक्ट के हर एक प्रोविज़न को डिटेल में कवर करते हैं। तो इस एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मोंटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो दिस एक्ट reduced सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेज एंड ऑल्सो डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। यानी कि इस एक्ट में पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया। प्रोविंसेज को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली, लेकिन फाइनल कंट्रोल गवर्नर और ब्रिटिश सरकार के पास रहा। इस तरह से प्रोविंसेज पर सेंट्रल का कंट्रोल थोड़ा कम किया गया। तो अब सवाल उठता है कि सेंट्रल का कंट्रोल क्यों कम किया गया। तो देखिए, उस समय ब्रिटिश रूल हाईली सेंट्रलाइज्ड था, जो एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। इंडिया बहुत बड़ा देश था और हर जगह अलग अलग लोकल प्रॉब्लम्स थी। प्रोविंसेज को ऑटोनॉमी देने से गवर्नेंस और इफेक्टिव हो सकती थी, और इस बदलाव के बाद प्रोविंसेज को ज़्यादा कंट्रोल मिला। पर याद रखिएगा कि फाइनल अथॉरिटी गवर्नर के पास ही रही। एक और बात, ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी पुस्तक पर आधारित है, जो आपको इस विषय का एक स्पष्ट और प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करेगा। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविज़न को। तो नेक्स्ट प्रोविज़न था डायरकी, यानी कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो थ्रू दिस एक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। Transferred subjects were administered by Indian ministers responsible to the Legislative Council, while the reserved subjects were administered by the Governor and his Executive Council without the responsibility to the Legislative Council। यानी कि इस प्रोविज़न से प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का कंट्रोल इंडियन मिनिस्टर्स के पास था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एंसरेबल थे, जबकि रिजर्व सब्जेक्ट्स का कंट्रोल गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंसरेबल थे। ये सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि गवर्नर के पास ज़्यादा पावर थी। तो चलिए अब समझते हैं कि क्यों ज़रूरी था ये एक्ट। तो देखिए, उस समय इंडियन सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे, पर ब्रिटिश एकदम से पावर देना नहीं चाहते थे। इसलिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर ये सब आता था, इसको इंडियंस के कंट्रोल में दिया गया। लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, जैसे कि पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब को गवर्नर के पास रखा गया, ताकि ब्रिटिश कंट्रोल बना रहे। ये सिस्टम फेल हो गया था, क्योंकि गवर्नर की पावर बहुत ज़्यादा थी और इंडियन मिनिस्टर्स पावरलेस फील करते थे। तो बढ़ते हैं इस एक्ट की नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ। तो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। तो इस एक्ट से पहली बार बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। आज भी हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसे लोअर हाउस और अपर हाउसेज भी कहते हैं।
इसी एक्ट से डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। ये प्रोविज़न इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे जो ब्रिटिश के लॉयल होते थे। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करने से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। पहली बार इंडियंस अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सके। लेकिन याद रखिएगा, वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड था। कुछ चुनिंदा लोगों को वोट करने का अधिकार मिला। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न को। तो इस प्रोविज़न में कहा गया एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैड टू बी इंडियंस। यानी कि पहली बार यह कहा गया कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स में से 3 इंडियंस होंगे। तो अब जानते हैं ये प्रोविज़न क्यों ज़रूरी था। तो इंडियंस उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए, और इस एक्ट से पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियंस अपॉइंट किए गए। इससे इंडियंस को पहली बार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला, लेकिन रियल पावर अब भी ब्रिटिश मेंबर्स के पास ही रही। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविज़न के बारे में। तो दिस एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो इस एक्ट से सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट्स दिए गए। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था जो इंडियंस को तोड़ने का एक तरीका था। तो चलिए समझते हैं क्यों ज़रूरी था यह प्रोविज़न। तो हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, लेकिन इस बार ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंडर और ज़्यादा अलग इलेक्टोरेट्स दिए। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिला, पर हमारे देश में भाईचारा कम होने लगा, जो आगे चलकर पार्टीशन का एक रीजन बना। तो अब तक हमने कौन कौन सा प्रोविज़न देखा। पहला था डिसेंट्रलाइजेशन, फिर था डायरकी, फिर था लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, फिर था इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और अभी हमने देखा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड। इस एक्ट में और 5 प्रोविज़न दिए गए थे। तो चलिए अब उन 5 प्रोविज़न को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है लिमिटेड फ्रेंचाइजी। तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब है वोटिंग राइट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि अब से सिर्फ प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले लोग वोट दे सकते थे, मतलब आम लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो सवाल उठता है ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार मास डेमोक्रेसी नहीं चाहती थी, इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले लोग वोट दे सकते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गरीब और मिडिल क्लास लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न को। तो इन दिस एक्ट ए ऑफिस ऑफ न्यू हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन एंड इट टूक ओवर सम फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी कि पहली बार हाई कमिश्नर का ऑफिस लंदन में बना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस हैंडल करेगा। तो इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था क्योंकि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ही सब कुछ हैंडल करता था, लेकिन अब एक हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया लंदन में जो इंडिया के बिहाफ में काम करेगा। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ब्रिटेन में बढ़ा, लेकिन एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर अब भी ब्रिटिश के हाथ में ही रही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोविज़न को। तो इन दिस एक्ट ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। तो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जो आज यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। ये सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए बनाया गया था। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया क्योंकि पहले सिविल सर्विसेज में सिर्फ ब्रिटिश लोग होते थे, जो इंडियंस को अनफेयर लगता था। इस एक्ट के बाद इंडियंस को सिविल सर्विसेज में आने का मौका मिला, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स का डोमिनेंस बना रहा। तो ये प्रोविज़न भी हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोविज़न को।
तो नेक्स्ट प्रोविज़न था फाइनेंशियल रिफॉर्म के रिगार्डिंग। इन दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अलाउड टू एनेक्ट देयर ओन बजट्स। यानी कि पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया और प्रोविंसेज को अपने खुद के बजट्स बनाने का अधिकार मिला। तो अब फिर से सेम सवाल आता है कि ये क्यों किया गया। तो पहले सारी फंडिंग और टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद प्रोविंसेज को अपना बजट बनाने का अधिकार मिला, जिससे गवर्नेंस बेटर हो सके। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो प्रोविंसेज को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली, पर मेजर फाइनेंशियल कंट्रोल अब भी ब्रिटिश के हाथ में था। तो अब आता है इस एक्ट का लास्ट प्रोविजन। तो दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट आफ्टर 10 ईयर्स। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का 10 साल बाद रिव्यू करने का प्रोविज़न था, जिसके बाद साइमन कमीशन 1927 में आया। तो इस प्रोविज़न के अनुसार साइमन कमीशन को 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये 1927 में आया था। और ये 2 साल पहले क्यों आया था, इसको जानने के लिए आपको साइमन कमीशन को डिटेल में जानना होगा, और मैं साइमन कमीशन को ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस चैनल के इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लेलिस्ट में जाके साइमन कमीशन को देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये प्रोविज़न क्यों ज़रूरी था। तो ब्रिटिश सरकार फ्यूचर में गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का ऑप्शन खुला रखना चाहती थी। तो आज हम लोगों ने डिटेल में कवर किया इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को। ये एक्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस की तरफ, लेकिन ब्रिटिश सरकार अब भी पूरी पावर नहीं देना चाहती थी। डायरकी सिस्टम जो इस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया वो फेल हो गया, क्योंकि गवर्नर के पास ज़्यादा पावर थी और इंडियन मिनिस्टर्स की ऑथोरिटी लिमिटेड थी। इस एक्ट से इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन स्वराज की डिमांड और तेज हो गई। अल्टीमेटली 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करता है, और 1947 में इंडिपेंडेंस का बेस यहीं से शुरू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे साथ माइंड मैप के जरिए पढ़ने में कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।